हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 1। आज हम अकाउंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी आपने 11-12 के अंदर जो अकाउंट पढ़ा, इट्स द बेस ऑफ अकाउंट। वो आपने सिर्फ क्या पढ़ा है? हमने बेसिक पढ़ा है। अकाउंट क्या होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, एक ट्रांजैक्शन जब शुरुआत होता है तो शुरू से लेके एंडिंग तक उसकी प्रोसीजर क्या होती है। 11 के अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी पेढ़ी जिसे कहते हैं, बराबर कि नहीं? એટલે ધંધામાં એક જ માલિક હોય એને કહેવાય એકાકી પેઢી, એટલે કે એમ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં સોલ પ્રોપ્રાઇટરशिप। 12th में हमने पढ़ा पार्टनरशिप फॉर्म एंड द कंपनी, यानी कि नॉर्मली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर क्लियर अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड द कंपनी। यानी तीनों चीजों के बारे में आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया। आपने जो हिंट अपने को मिली उसके हिसाब से आपको इतना पता चल गया है कि ये तीनों चीज क्या है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के अंदर जैसे आप 12th पास करके कॉलेज लेवल पे आते हो तो आपका अकाउंट कंसेप्ट, अब जो आएंगे कंसेप्ट आएंगे, यानी अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं तो सभी की मेथड तो एक जैसी नहीं होती है ना, बराबर कि नहीं? सभी की मेथड एक जैसी नहीं होती है अकाउंट लिखने की, तो वो मेथड्स हम अलग अलग समझेंगे। टोटल सेमेस्टर 6 तक आप अकाउंट के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे आप सीख चुके होंगे, जिसमें आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बिजनेस क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट बिजनेस वन टाइप ऑफ गुड्स सेल ऑन कमीशन, गुड्स सेल ऑन कमीशन। फॉर एग्जांपल, आज आपको समझो कि एक अपने को गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी मतलब कि समझो कि मुझे होंडा की एक्टिवा परचेज करनी है, तो हम कहां जाएंगे? आप कहां जाओगे एक्टिवा खरीदने के लिए? हम कंपनी ढूंढेंगे, एक्टिवा बनाने वाली कंपनी कौन सी उसके पास जाएंगे? नहीं, हम कहां जाएंगे? एक्टिवा के शोरूम में जो उसका डीलर है। दैट इज द बिजनेस ऑफ कंसाइनमेंट। इसे क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट बिजनेस कहते हैं। तो डीलर, यहाँ पे 3 लोग आते हैं अलग अलग। एक हम सीधी प्रोडक्ट परचेज करते हैं कंपनी से, तो नॉट ए कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट किसे कहते हैं? आज की तारीख में बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है सभी कंपनी ने क्या फॉलो किया है? कंसाइनमेंट को यूज करती है। फॉर एग्जांपल, आज व्हीकल वाली जितनी भी कंपनी है ऑटोमोबाइल्स में, वो सब तो डीलरशिप पे ही चलती है। आपको होंडा की अगर गाड़ी खरीदनी है तो उसके डीलर से ही मिलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। आप अगर डायरेक्ट कंपनी का नंबर लेके कंपनी को कॉल करते हो, पहली चीज तो वो रिसीव नहीं करेंगे, और रिसीव कर भी लिया तो क्या कहेंगे? आप अहमदाबाद में कौन से एरिया में रहते हो? बोले नोएडा विस्तार में। नोएडा विस्तार में होंडा कंपनी का एक यूनिवर्सल होंडा शोरूम है, उसके अलावा 2-4 नाम और दे देंगे, आप वहां जाओ, वहां से परचेज कर लो। आपको यदि 100 एक्टिवा खरीदनी है ना, तो भी कंपनी आपसे डायरेक्ट कभी डीलिंग करेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट्स द बिग बिजनेस, एक बहुत बड़ा बिजनेस लेवल जो कंसाइनमेंट में चलता है। फॉर एग्जांपल, आप इस समय ऑनलाइन शॉपिंग बहुत चल रही है, आप सब जानते हो, करते भी हो। तो फ्लिपकार्ट, इट इज नॉट ए कंपनी फॉर मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती नहीं है। तो नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हो? तो वो करती क्या है? हम आज कॉल करते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी को, वहां से ऑर्डर बुक करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं? आज ये लोग क्या करेंगे? कंपनी के अंदर जिस कंपनी में जो प्रोडक्ट आपने मांगी वो प्रोडक्ट का मैसेज सेंड करेंगे, कंपनी वो प्रोडक्ट भेज देती है, बदले में वो अपना कमीशन ले लेते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। बस इतना ही है, उन दोनों के बीच का डीलिंग इतना ही होता है। कंपनी गुड्स कंसाइनी को देती है, यानी कंपनी होंडा, आज एक बिग एग्जांपल हम लेते हैं होंडा कंपनी के बारे में। समझो कि होंडा कंपनी बॉम्बे में है, मुझे नहीं पता फिलहाल। होंडा कंपनी की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऑल इंडिया में फैली हुई है, तो बॉम्बे से गुड्स अहमदाबाद में आने वाला है, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पहले हम कंसाइनमेंट का कंसेप्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने दिया कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर
जो जो चीज मैं यहाँ पे समझाते जाऊंगा आपको उसको मैं रफ करता चला जाऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले था कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर क्या होता है? कंसाइनर। कंसाइनर दैट मींस कंसाइनर कौन होता है? ओनर ऑफ द गुड्स। क्या होता है? ओनर ऑफ द गुड्स। ओनर ऑफ द गुड्स। कौन है वो? गुड्स का मालिक है। यानी कि यूं कहे तो होंडा कंपनी, ये होंडा कंपनी। कंसाइनी कौन है? रिसीवर ऑफ द गुड। रिसीवर ऑफ द गुड, गुड्स को रिसीव करने वाला कौन है? कंसाइनी, गुड्स को रिसीव करने वाला। तो इसने गुड साइन किया, इसने गुड्स रिसीव किया और फिर कहां जाता है? कस्टमर तक जाता है। तो ये डीलिंग सिर्फ इन दोनों के बीच में होती है। दैट इज द कंसाइनमेंट बिजनेस। इसे क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट बिजनेस कहते हैं। जो किसके बीच में होता है? कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। बाकी आगे का कामकाज उसका। अब कंसाइनर क्या सोचता है? कंसाइनर के कोई एक डीलर तो है नहीं। अब आप खुद जानते होंगे कि होंडा कंपनी के शोरूम अहमदाबाद के अंदर कम से कम 500 होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी सिर्फ 500 लोगों से बात करेगी और 500 लोग जितना भी सेलिंग करेंगे उसको बेनिफिट मिलने वाला है। अब कंपनी करती क्या है? कंपनी क्या करेगी भाई? फॉर एग्जांपल मैं कंसाइनी, यूनिवर्सल होंडा शोरूम मेरा खुद का है, मैं कंसाइनी हूं, मैंने कंपनी को ऑर्डर दिया, कंपनी ने मुझे गुड्स भेज दिया। याद रखना, फ्री में नहीं भेजती, मुझे कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट देना पड़ता है। मैं कंपनी से गाड़ियां खरीदता नहीं हूं, मैं उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देता हूं कि भाई तुम्हारी गाड़ी मेरे पास सुरक्षित है, यदि कोई जवाबदारी कोई तकलीफ हुई तो मैं पेमेंट करूंगा, पर मैं परचेज नहीं करता और बदले में मुझे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ठीक है, तो दैट इज द कंसाइनमेंट बिजनेस फॉर द, इसमें मिलता क्या है? कमीशन। जैसे बहुत से बिजनेस में होता है प्रॉफिट, तो कंसाइनी का काम सिर्फ इतना ही है, जो गुड्स उसके पास आता है उसे सेल करना, बदले में कमीशन लेना। कंसाइनी का काम पूरा। प्रॉफिट का सारा मैटर किसका है? कंसाइनर का है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑर्डर दिया, मैं कौन हूं यहाँ पे? एक कंसाइनी हूं, मैंने होंडा कंपनी को ऑर्डर दिया, बराबर कि नहीं? तो अब होंडा कंपनी मुझे 100 व्हीकल अगर सेंड कर रही है, 100 गाड़ियां अगर मुझे भेज रही है, तो आप सोच के देखोगे 100 गाड़ियों की कीमत आज की तारीख में अगर एक 60,000 की चीज है तो 30 लाख से ऊपर का गुड्स हो गया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट देना पड़ेगा कि नहीं? तो वो चीज अलग है। अब क्या होता है? कंसाइनी जब ऐसा ट्रांजैक्शन करता है कंसाइनर, तो सोचता है भाई ये जो ट्रांजैक्शन मैंने यूनिवर्सल होंडा के साथ किया, तो मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बराबर कि नहीं? प्रॉफिट लॉस कौन सोचता है? कंसाइनर, कंसाइनी नहीं। कंसाइनी को तो अपने कमीशन से मतलब है, कमीशन लिया है इसका काम पूरा, बराबर। लेकिन कंसाइनर क्या सोचता है कि ये जो डीलिंग मैं करने जा रहा हूं इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए वो क्या करता है? मैंने लिखा हुआ है नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर इन द बुक ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर यानी ओनर ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स का जो मालिक है, ही इज प्रिपेयर्ड 3 अकाउंट्स इन हिज बुक्स। सबसे पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट। सेकंड कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनर कंसाइनी के साथ जो डीलिंग करता है वो सब इसमें लिखता है। एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मींस टोटल 3 अकाउंट्स कंसाइनर अपनी बुक में बनाता है। अब एक एक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, और उसका एक फिक्स फॉर्मेट है। याद रखना, जो मैं फिक्स फॉर्मेट आपको समझाऊं वो सम करने से पहले आपको सम में ड्रॉ कर लेने का, उसके बाद ही सम करने का। समझ में आया? यानी जो मैं आपको फिक्स फॉर्मेट बताऊं कि ये फिक्स फॉर्मेट है, उतना आपको ड्रॉ कर लेने का, उसके बाद ही सम स्टार्ट करना। ठीक है, चलो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट हम शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कौन हूं यहाँ पे? एक कंसाइनी। कौन हूं मैं? कंसाइनी। मैं होंडा कंपनी को ऑर्डर करता हूं कि भाई मुझे 100 गाड़ियां भेज दो। अब होंडा कंपनी का काम क्या? वो कौन है? ओनर ऑफ द गुड्स, दैट मींस कंसाइनर। याद रखना, इस कंसाइनमेंट अकाउंट में एक ही रोल किसका होता है? कंसाइनर का होता है। बाकी सारी जवाबदारी किसकी होती है? कंसाइनर की। सिंपल सी बात है ना। आज मैंने ऑर्डर दिया, उसने क्या किया? ट्रक में या ट्रांसपोर्टेशन में जैसे भी भेजना है उसने लोड किया और गुड्स सेंड कर दिया। उसकी जवाबदारी तब तक है जब तक कंसाइनी को गुड्स रिसीव नहीं होता। गुड्स कंसाइनी को जैसे गुड्स रिसीव होता है वो फोन करता है कि भाई
तुमने जो गुड्स भेजा वो मुझे मिल गया, वहां पे कंसाइनर का काम पूरा। उसके बाद कंसाइनर की कोई जवाबदारी नहीं। समझिए? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फोन किया, मैं कौन हूं? कंसाइनी। मैं कौन हूं? कंसाइनी। मैं हूं कौन हूं? कंसाइनी। मैंने फोन किया किसको? कंसाइनर को। किसको? होंडा कंपनी को। होंडा कंपनी को मैं फोन करता हूं कि मुझे 100 गाड़ियां चाहिए। अब होंडा कंपनी क्या कर रही है? गुड्स सेंड कर रही है। तो सबसे पहली कोई भी सम जब करोगे तो सबसे पहली चीज उसमें क्या आएगी? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहली चीज। दूसरी, आज जब वो गुड्स सेंड करेगा तो कुछ तो खर्चा होगा ना उसका। भाई वो ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज किया उसने ट्रांसपोर्ट के लिए? बाय ट्रक, बराबर कि नहीं? बाय प्लेन, बाय सी। गुड्स भेजते समय कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है, उसका चार्ज पे करता है, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसका फ्रेट पे करना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय सब पे करना पड़ता है। दैट मींस हम एक सिंपल वर्ड में लिखते हैं, यानी कि कैश। जो भी कंसाइनर गुड्स भेजते समय खर्च करता है वो लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। मैं लिख देता हूं समझने के लिए, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब इतना ध्यान रखो, ये दो चीज जैसे उसने पूरा किया, यहाँ पे कंसाइनर का काम खत्म। कंसाइनर कौन? होंडा कंपनी। कंसाइनर कौन? होंडा कंपनी। होंडा कंपनी कौन? कंसाइनर, ओनर ऑफ द गुड्स। उसका काम खत्म। उसने खाली क्या किया? गुड्स सेंड कर दिया। ये फॉर्मेट आपको पहले बनाना है सम करने से पहले, ध्यान रखना। तो उसने गुड्स सेंड कर दिया और सेंड करते समय खर्च किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने ट्रेन से सेंड किया, बाय ट्रेन। बंबई से ट्रेन कालूपुर स्टेशन पे आ गई। अब कालूपुर स्टेशन से फोन आता है मेरे पास में कि आपका गुड्स आ गया, आके रिसीव कर दो। लेकिन अभी भी जवाबदारी किसकी है? कंसाइनर की है, क्योंकि मैंने फोन अभी कंसाइनर को किया नहीं है। जब तक मैं फोन नहीं करूंगा तब तक जवाबदारी मेरी 1 रुपए की भी नहीं है। 100 गाड़ियां अगर वहां रखा, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कह दूंगा भैया मेरे पास गुड्स आया ही नहीं। और ये कंसाइनर भी जानता है। कंसाइनर दैट मींस होंडा कंपनी भी इस चीज को जानती है, वो कभी ब्लेम करेगी नहीं। अब जैसे फोन आता है वैसे मैं चला जाता हूं कालूपुर गुड्स लेने के लिए। मैंने गुड्स ले लिया, कंसाइनिंग एक्सपेंस। मैं वहां प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, मतलब रेलवे स्टेशन जाता हूं। अब रेलवे स्टेशन से गुड्स को बाहर लाने के लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। आपने 12th में देखे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बहुत सारे खर्च होते हैं। एक गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के लिए कई खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला तो डैमरेज। आपने क्या पे किया होगा? डैमरेज। डैमरेज क्या होता है? जब स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे आपका गुड्स पड़ा रहता है, जितने दिन पड़ा रहेगा उतने दिन का चार्ज पे करना पड़ेगा। फिर होता है क्लियरिंग चार्ज। पहले डैमरेज पे करो, फिर क्लियरिंग चार्ज पे करो। वो पे करने के बाद अपना गुड्स स्टेशन के बाहर आता है, बराबर कि नहीं? फिर उसे अपने गोडाउन तक लाने के लिए लारी भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी, यानी कि एक्सपेंस ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनर की जवाबदारी खत्म, कंसाइनिंग की शुरू, क्योंकि उसने गुड्स रिसीव कर लिया और अपने गोडाउन तक ले आया। अब अपने गोडाउन तक लाने के बाद उसे क्या करेगा? वो सेल करने की प्रोसीजर शुरू करेगा। वो सारे खर्च इसी में आ जाते हैं। अब आती है बात सेल्स की। अब बिजनेस के अंदर सेल्स कितनी तरह से होता है? नॉर्मली आप अभी तक आपके माइंड में 2 ही सेल्स थे। कौन कौन सा? कैश एंड क्रेडिट। क्या था? कैश एंड क्रेडिट। आप 2 ही जानते हो, तीसरा सेल्स अभी तक आपको पता नहीं है। तो पहला था कैश एंड क्रेडिट, सेकंड आता है, थर्ड आता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है भलामण। भलामण दैट मींस गुजराती में से भलामण कहते हैं रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करना। पर मैं किसकी रिकमेंडेशन मांगूंगा? मेरा पड़ोसी कहेगा कि इसको 4 गाड़ी दे दे मेरे नाम पे, तो मैं दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक व्यक्ति की रिकमेंडेशन मांग सकता हूं, किसकी? होंडा कंपनी की। होंडा कंपनी की यानी कि कंसाइनर, कंसाइनर यानी ओनर ऑफ द गुड्स। अगर वो मुझे फोन करता है कि अहमदाबाद में इस एरिया में
शोरूम वाला है या फिर ये व्यक्ति है, कस्टमर है, इसको 4 गाड़ी दे दे तो मैं तुरंत चुपचाप जाके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि किसने रिकमेंड किया है? ओनर ने किया है। ओनर के अलावा मैं किसी का रिकमेंडेशन मानूंगा नहीं। और फोर्थ होता है पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज आप ये सोचो कि अब मेरे समझो कि घर में 2 गाड़ियां में लेके गया तो क्या फ्री में आती है? कंसाइनर मुझे फ्री में देगा कि भाई तू मेरा एजेंट है, तू ले जा? बिल्कुल नहीं। तो दैट्स द पर्सनल यूज। तो कुल मिला के सेल्स कितने टाइप का हो गया? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिकमेंडेशन सेल्स एंड पर्सनल यूज। 4 टाइप का यूज होता है। जैसे किराने की दुकान वाला किराने का सामान अपने दूसरी दुकान से थोड़ी खरीदता, अपने घर के लिए कहां से ले जाता है? अपनी दुकान में से ले जाता है। लेकिन खर्चा तो हो रहा है ना, वो घर के लिए लिया तो घर के लिए थोड़ी फ्री हो गया, उसके लिए चार्ज तो उसे पे करना पड़ता है। इसी को कहते हैं पर्सनल यूज। फॉर एग्जांपल आज मेरी डॉटर 12th कॉमर्स में है, ठीक है कि नहीं? आज अगर वो कहीं बाहर जाती तो पेमेंट होता है कि नहीं? तो उसी तरह से अपने को इसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यानी टोटल सेल्स अपने कितने टाइप का हो गया है? 4 टाइप, कैश, क्रेडिट, रिकमेंडेशन और पर्सनल यूज। बराबर। अब उसके अलावा पर्सनल यूज का होने के बाद में ये सेल्स की बात हो गई, यानी सेल्स आ गया। अब कंसाइनी को क्या मिलता है? कमीशन। यहां लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट कमीशन। अब कमीशन भी 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम जर्नल कमीशन। जर्नल कमीशन किस पे होता है? टोटल सेल्स पे। किस पे आएगा? टोटल सेल्स। और एक एक्स्ट्रा कमीशन होता है जिसे हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या होता है? ये किस पे आता है? क्रेडिट सेल्स पे आता है। तो दोनों का मतलब मैं समझाता हूं। जनरल कमीशन मतलब कंसाइनी ने जितना टोटल सेल किया होगा सब मिला के, इन सारे टोटल के ऊपर उस पे क्या आएगा? इस अमाउंट के ऊपर जनरल कमीशन निकालेंगे। और डेल क्रेडिट कमीशन किस लिए मिलता है? ये इसको गुजराती में आसामी आड़त कहते हैं। आसामी आड़त का मतलब होता है यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन यानी कि जो कंसाइनी अपनी जवाबदारी पे क्रेडिट सेल करता है। भाई सेल करने से पहले मैं कंसाइनर से थोड़ी पूछूंगा कि मैं बेचूं कैसे। अब कोई मेरा रिश्तेदार आ रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने उसे दे दी, ठीक है। अब उसका पेमेंट नहीं आया, अगर उसका पेमेंट नहीं आता है यानी क्रेडिट सेल्स किया तो बैड डेब्ट हो सकता है ना। तो कंसाइनर क्या बोलेगा? भाई तेरा रिश्तेदार है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बैड डेब्ट्स किसको साइन करना पड़ेगा? कंसाइनी को। लेकिन कंसाइनर को साइन ना करना पड़े इसलिए वो क्रेडिट सेल पे एक्स्ट्रा कमीशन देता है। यानी कि मैं एक्स्ट्रा कमीशन इसलिए दे रहा हूं कि अगर ये व्यक्ति पेमेंट ना करे तो इसका जो भी बैड डेब्ट्स होगा कंसाइनी को बेयर करना पड़ेगा, मैं बेयर करूंगा नहीं। तो याद रखना, इसे कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। ये सिर्फ किस पे आता है? क्रेडिट सेल्स पे। टोटल सेल्स पे जनरल कमीशन और ओनली क्रेडिट के ऊपर डेल क्रेडिट कमीशन। ये 2 चीज याद रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां हो गया टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन, बस उसके बाद में टू नेट प्रॉफिट। इस साइड में क्या आता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंश्योरेंस कंपनी। ऐसा क्यों? भाई बंबई से गुड्स आने वाला है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका आने वाला गुड्स 100% पूरा सही सलामत होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज, कोई ना कोई इश्यू तो होता ही है। तो हमने उसका इंश्योरेंस लिया होता है, तो जितना इंश्योरेंस लेंगे वो यहाँ लिखेंगे, लॉस होगा वो यहाँ लिखेंगे। इसकी एक बड़ी कैलकुलेशन आती है, वो मैं सम करते समय आपको समझाऊंगा। और लास्ट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऐसा नहीं है कि उसने 100 गाड़ियां भेजी तो हमने 100 गाड़ियां बेच दी। हो सकता है 50 गाड़ी बच गई, हो सकता है 20 गाड़ी बच गई, 80 हमने सेल कर दी, 20 बची, तो 20 की कीमत मुझे यहाँ शो करनी पड़ती है। तो क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का वर्किंग नोट है। इसका भी वर्किंग नोट होगा और इसका भी वर्किंग नोट होगा। और ध्यान रखने का, वो मैं आपको सम करते समय एक बार एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। ये अपना किसका कंसाइनमेंट का फॉर्मेट हुआ, बाय
अगर इधर डिफरेंस आता है तो नेट लॉस और इधर डिफरेंस आता है तो नेट प्रॉफिट। बराबर, सिंपल कंसेप्ट है। सम पढ़ते समय सबसे पहले सम में क्या दिया होगा, कंसाइनर ने कितना गुड्स सेंड किया और सेंड करते समय कितना खर्च किया वो, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंस किया, कंसाइनर ने कितना सेल किया तो उस पे कमीशन कितना आया, कमीशन आने के बाद अगर लॉस हुआ है तो लॉस की कैलकुलेशन, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, सब में लिखा नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक, वो अपने को याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन, बस सम कंप्लीट। सब में ज्यादा स्टेप बिल्कुल नहीं है, अपने को एक थियरी की तरह चलना है। इतना गुड्स सेंड किया, सेंड करते समय खर्च हुआ, कंसाइनी को गुड्स मिला, कंसाइनी ने गुड्स सेल किया तो क्या मिला, कमीशन मिला, कमीशन मिलने के बाद टॉपिक खत्म। फिर अगर लॉस होता है तो कैलकुलेशन और क्लोजिंग स्टॉक की तो कंपलसरी आएगी ही। ये तो कैलकुलेशन हमारी वर्किंग नोट रहेगी और लास्ट में फिर टैली करेंगे प्रॉफिट या लॉस। हाँ, एक चीज और आ सकती है, कभी-कभी कंसाइनर अपने कंसाइनी को एक्स्ट्रा देता है, एक्स्ट्रा दैट मींस प्रॉफिट में से भी हिस्सा देता है, बराबर कि नहीं। कभी-कभी रिकमेंडेशन, यहां लिख देता हूं फॉर्मेट में, टू कंसाइनी अकाउंट बैड डेट और ये प्रॉफिट, यानी इस अकाउंट में, पूरे अकाउंट में, पूरे चैप्टर में कंसाइनी की सिर्फ 4 चीजें आती है। कंसाइनी जो एक्सपेंस करता है वो, कंसाइनी को जो कमीशन मिलेगा वो, कंसाइनी अकाउंट बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब रिकमेंडेशन होगा तो बैड डेट्स आएगा, रिकमेंडेशन नहीं होगा तो बैड डेट्स आएगा नहीं, और कंसाइनी को अगर प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जा रहा है तो वो आएगा। बस ये एक फुल फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से ये भी फुल फॉर्मेट है। अब इसके बेस पर हम क्या बनाने वाले, कंसाइनी अकाउंट बनाने वाले। तो कंसाइनी अकाउंट के अंदर यहां से देखो ट्रांसफर करो, कंसाइनी अकाउंट में क्या है, पर्टिकुलर देयर इज अ सेकंड अकाउंट। देखो जब तक फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा आपको सम पता ही नहीं चलेगा सम का स्टार्टिंग कहां से करना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके मेरा जो वीडियो है बहुत ही ध्यान से सुनना समझना, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये सब चीज समझाई है। अब यहां से देखो, यहां क्रेडिट में लिखा है तो यहां डेबिट में लिखो, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या लिखा है, सेल्स, पूरा सेल्स यहां पे आ जाएगा। इधर बाय कैश बाय बैंक, ये सबसे पहले ऐड है, क्या है ये, एडवांस। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 100 गाड़ी का ऑर्डर दिया, पर 100 गाड़ी कोई 50 रुपए में या 500 रुपए में नहीं आती, 50 लाख का सामान होता है। अब 50 लाख का सामान होगा तो उसके लिए मुझे कुछ तो डिपॉजिट देनी पड़ेगी ना। वो डिपॉजिट मैंने कैसे दी है, कैश में दी है या चेक से दी है या डीडी बना के दी है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अलावा कंसाइनी अकाउंट की 4 चीज यहाँ पे लिखी, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, ये चारों की चारों यहाँ पे आएगी। क्या लिखेंगे, शॉर्ट में कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंस, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेट्स। याद रखना बैड डेट्स तभी होगा जब रिकमेंडेशन से सेल होगा, रिकमेंडेशन से सेल्स नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगर आपको इससे नीचे नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लो, मैं इसका पिक सेंड करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट प्रॉफिट। आपको जो फॉर्मेट मैंने बताया इससे ज्यादा फॉर्मेट कुछ है ही नहीं, कोई भी सम करोगे तो बस इसके अंदर आ जाएगा। और इस अकाउंट में कोई प्रॉफिट सेल नहीं होता है, ध्यान रखना। 1 2 इन दो में से कोई एक चीज आने वाली है, एक्सपेंस, कमीशन, बैड डेट्स, प्रॉफिट और लास्ट में जो भी डीडी बना के भेज दिया। याद रखना कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट में सेल्स के अलावा कभी कोई चीज आने वाली नहीं है। कंसाइनी अकाउंट के अंदर डेबिट में सेल्स के अलावा कुछ आएगा नहीं, यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई, एक अकाउंट तो इजी बन गया आपके लिए। कंसाइनी अकाउंट में सेल्स लिखो यानी बात खत्म। फिर कंसाइनी ने एडवांस कितना दिया वो लिखो, कंसाइनी ने एक्सपेंस कितना किया, उससे कितना कमीशन मिला, प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिला, बैड डेट्स कितना हुआ, और लास्ट में जो भी अमाउंट बचेगी उसका डीडी बना के मालिक को भेज देने का, यानी कंसाइनी का काम खत्म। तो ये मेन 2 अकाउंट है हमारे, बराबर कि नहीं।
कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइन। कंसाइन आसान क्यों हुआ, ये मैंने फटाफट क्यों समझा दिया आपको, क्योंकि यहीं से अमाउंट ट्रांसफर करनी है। ये तो मैं अभी आपको अलग अलग समझा रहा हूं, जब मैं सम करूंगा तो पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर जो अमाउंट यहाँ आएगी सीधी अमाउंट यहाँ लिख देंगे, तो सब एकदम आसान हो जाएगा। और थर्ड अकाउंट बहुत ही छोटा है, वो भी अपने देख लेते हैं। ये तो क्या है, रह जाएगा। कौन सा अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले तो आप देखो इसके अंदर डेबिट साइड में पहली आइटम थी टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहां डेबिट में लिखा तो यहां पे लिख देंगे क्रेडिट में। कंसाइनमेंट अकाउंट बरोबर, और यहां लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। खत्म। इस अकाउंट में ज्यादा कुछ आता नहीं है, यानी आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो अपने दो मेन अकाउंट होंगे। जिस मेन अकाउंट कौन सा, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर बन जाए तो साथ साथ में कंसाइनी अपने आप पूरा हो जाता है। और दो वर्किंग नोट हर समय मिलेंगे आपको, बराबर। वर्किंग नोट में सम करते समय समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने एक साथ समझाया तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाएगा, आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। चैप्टर आसान है, लेकिन ध्यान से मेरे एक एक वर्ड मेरा सुनना, बराबर। ईयरफोन यूज करना और अच्छे से ध्यान से सुनना कि सर इस चैप्टर के बारे में क्या क्या समझा रहे हैं। क्योंकि जब तक जितना एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दिया, आप ये मत देखो और सीधा सम देखने जाओगे तो कुछ पता चलेगा नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले ध्यान से अंडरस्टैंड करो चैप्टर को, और एंड देन यू विल स्टार्ट। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैंने एक्सप्लेन किया, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सम स्टार्ट करेंगे, बराबर कि नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसके अंदर सम होगा, तो उसके अंदर भी सेम ही फॉर्मेट एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि उस फॉर्मेट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी पहले लिखने की, एंड देन यू विल स्टार्ट द सम। ओके।